वहाँ रख दो। शांत हो जाइए दोस्तों, शांत हो जाइए। अब कुछ समय सिर्फ हमारी बातों पर ध्यान दीजिए, बातचीत मत कीजिए। अक्सर बातचीत करने में वे बातें छूट जाती है जो बात हम आपको बताना चाहते हैं। तो अब कुछ समय तक हमारी बातों को सुनिए। कहाँ तक पढ़ लिए थे इस चैप्टर में? अच्छा, इससे पिछले क्लास में समझे थे कि इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी क्वांटम नंबर के सहायता से मिलती है। और इलेक्ट्रॉन परमाणु के सेल में और सेल के भीतर सब सेल में और सब सेल के भीतर ऑर्बिटल में रहकर वो भी क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज। तो एटॉम में सेल है, सेल के भीतर सब सेल है, सब सेल के भीतर उस ऑर्बिटल में क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज रहकर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते। और अगर हमें जानना है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को समझना पड़ेगा। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि किसी सेल में कितने सबसेल होते हैं और सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसेलों की जानकारी एजीमुथल क्वांटम नंबर देता है, ऑर्बिटल की जानकारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है और इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की दिशा की जानकारी स्पिन क्वांटम नंबर देता है। और क्वांटम नंबर के आधार पर ही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल प्रतिपादित है, जो कह रहा है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु के किसी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या समान, अगर 3 बाय चांस समान भी हो गया तो चौथा अपने आप भिन्न हो जाएगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से कुल कितने कंक्लूजन निकाले थे? 4 कंक्लूजन निकाले थे। इतनी बातों को हम लोग समझ चुके थे। और बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। अनूप कुमार है। हल्ला मत करिए फिर बार बार करे, आप लोग काहे समझते। उम्र बीत जाएगी नहीं यह तो आगे बहुत पछतावा होगा कि क्या कर रहे थे। ठीक है ना? अभी आपकी उम्र है, हल्ला करना, हल्ला सुनना अच्छा लगता है। उम्र ढलने दीजिए, उम्र ढलते ही बस 5 साल और उम्र ढलने दीजिए, उसके बाद हल्ला आपको काटने के लिए दौड़ेगा, गाली पकिएगा कि कौन पागल है जो हल्ला कर रहा है। तो इतने भी हल्ला नहीं करिए कि बाद में खुद पछतावा हो, तो ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, एक एक बातों। अब हम अगली बातों को, कुछ लोग बिहार दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज बिहार दिवस है, आज हिंदू नव वर्ष है, आज विश्व जल दिवस है और आज मैच भी है। हल्ला क्या, आज बहुत कुछ है कहने का मतलब। आज हम पढ़ेंगे हुंड रूल। हुंड रूल और हुंड रूल को लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। हुंड रूल को हम अन्य किस नाम से जानते हैं?
लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हिंदी में कहते हैं उच्चतम गुणन का नियम। तो कभी कभी ये भी प्रश्न आए हुए हैं कि लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी किसके द्वारा दिया गया है? हुंड रूल के द्वारा दिया गया है। तो हुंड रूल को लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। और यह रूल आखिर में क्या बताता है? यह रूल आखिर में क्या बताता है? तो लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी या हुंड रूल बताता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा। आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि पी सब सेल में कितने होते हैं? 3। एस सब सेल में कितने होते हैं? 1। और डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी सब सेल में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये बात हम जान चुके हैं। तो हुंड का जो लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है वह यही बताता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरेंगे। हुंड का लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इस बात की जानकारी देता है कि सबसेल के भीतर जो ऑर्बिटल पाए जाते हैं उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरेगा। तो यह बात तो आप जान गए कि हुंड के रूल से जानकारी क्या मिलती है। तो हुंड के रूल से या लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमें इस बात की जानकारी देता है कि किसी सबसेल के भीतर जो ऑर्बिटल होते हैं उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरेगा। तो आइए समझ लेते हैं हुंड के अनुसार से कैसे कैसे भरेगा। हुंड का कहना है कि समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में और समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल क्या, जैसे ये पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है तो तीनों ऑर्बिटल की ऊर्जा समान है। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल की ऊर्जा क्या है? लेकिन इस ऑर्बिटल के तुलना में डी के ऑर्बिटल की ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। ये बात आप जानते हैं कि एस सबसेल से ज्यादा एनर्जी किसके पास? पी के पास है, उससे ज्यादा डी के पास, सबसे ज्यादा एफ के पास। तो एस के ऑर्बिटल से ज्यादा ऊर्जा वाला ऑर्बिटल पी का होगा, पी के ऑर्बिटल से ज्यादा ऊर्जा वाला ऑर्बिटल डी का होगा। लेकिन पी के जो ये 3 ऑर्बिटल है इन तीनों की ऊर्जा समान होगी। डी के जो 5 ऑर्बिटल हैं ये पांचों की ऊर्जा समान होगी। तो हुंड का लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड का लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इस बात की जानकारी देता है कि समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके प्रवेश करता है, पहले एक एक करके प्रवेश करता है। जैसे डी का जो 5 ऑर्बिटल है पहले एक एक करके सब में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और एक एक करके अगर सारा ऑर्बिटल भर गया है तो उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनना शुरू होगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनेगा अर्थात एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो उनके बीच विपरीत चक्रण होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्कर काटेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चक्कर काटेंगे। तो हुंड का रूल कहता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ता है। एक एक करने के बाद जब ऑर्बिटल भर जाता है तभी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनना ऑर्बिटल में चालू होता है। और जब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बन जाता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक दूसरे के क्या होते हैं?
विपरीत होते हैं। एक क्लॉकवाइज चक्कर काटता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चक्कर काटता है। दोस्तों एक बार पुनः हम समझते हैं कि आप जानते हैं कि पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन पी सबसेल में अधिकतम हो सकते, न्यूनतम 1 भी हो सकते। मान लीजिए कि पी सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था पी के ऑर्बिटल में कुछ इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप जानते हैं कि पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और मान लीजिए कि पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था पी के ऑर्बिटल में क्या इस तरह हो सकती है? तो हुंड के अनुसार इस तरह व्यवस्था नहीं हो सकती है। क्यों? तो हुंड का कहना है कि पहले एक एक करके भरेगा, तो एक एक करके भर दीजिए, 1 2, और उसके बाद ही जोड़ा बनेगा। तो यह व्यवस्था हुंड के अनुसार सही है, यह व्यवस्था गलत है। तो हुंड के लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को आप दूसरे तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। वो तरीका यह है कि जब तक समान ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन का, जब तक समान ऊर्जा वाला ऑर्बिटल खाली रहता है तब तक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं बनता है। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब ही बनता है जब समान ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन से भर जाए। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अगर आप ऐसा जानना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, पहले एक एक करके ही इलेक्ट्रॉन क्यों भरता है, तो आप जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात एक ही ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उस पर समान आवेश है और एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब तक जगह खाली है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके उस खाली जगह पर भेजते रहता है, लेकिन जब खाली जगह समाप्त हो जाता है तो कितना प्रतिकर्षित करेगा, तब कहता आज अब जगह खाली है। तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन इसलिए पहले बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से दूर रहने की प्रवृत्ति रखते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते। लेकिन अब जगह न है तो प्रतिकर्षित करके भेजेगा भी कौन? क्या बात को समझ गए? तो हुंड रूल को समझे कि न समझे? आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हुंड के रूल को लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। हुंड रूल को लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। हुंड का नियम ये बतलाता है कि सब सेल के भीतर में जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा, अर्थात ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को समझाने वाला नियम क्या कहलाता है? और यह नियम किसने दिया? हुंड ने लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के तहत ये बताते हैं कि समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरेगा, एक एक करके जब समान ऊर्जा वाला सारा ऑर्बिटल भरेगा तब ही इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनने शुरू होंगे। जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्कर काटेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चक्कर काटेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्कर काटेगा और एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? बात समझ गए? अगला रूल पर आए। आप बाऊ ना,
ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ एक जर्मन शब्द है। ऑफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक एक करके जोड़ना। तो अगर हम इस शब्द को देखें, ऑफबाउ शब्द को, तो ऑफबाउ शब्द जर्मन डिक्शनरी की उपज है, यानी जर्मनी भाषा की यह शब्द है। और ऑफबाउ का मतलब जर्मन भाषा में होता है एक एक करके जोड़ना, एक एक करके जोड़ना। अब यह प्रिंसिपल क्या बतलाता है? यह प्रिंसिपल, ऑफबाउ प्रिंसिपल, यह बताता है कि सब सेल, जिसको हम एस, पी, डी और एफ में इंडिकेट करते हैं, सब सेल में इलेक्ट्रॉन का, सब सेल में इलेक्ट्रॉन का क्रमिक प्रवेश कैसे होगा, इसकी जानकारी देता कौन? ऑफबाउ प्रिंसिपल। अरे हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए, लाइन कट गया है, हल्ला मत करिए। आ गया। क्लियर? ध्यान दीजिए। तो ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या बतलाता है? ऑफबाउ प्रिंसिपल बतलाता है कि सब सेल में इलेक्ट्रॉन का क्रमिक प्रवेश कैसे होगा। अर्थात अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस सब सेल में पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन बाद में प्रवेश करेगा, तो इसी की जानकारी देगा कौन? ऑफबाउ प्रिंसिपल। सेल में उपस्थित सब सेल में, सेल में उपस्थित सब सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरेगा, किस सेल के सब सेल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, किस सेल के सब सेल में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, इसकी जानकारी देता कौन? ऑफबाउ प्रिंसिपल। यानी ऑफबाउ प्रिंसिपल से इस बात की जानकारी मिलता है कि किस सेल के सब सेल में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेंगे और किस सब सेल के इलेक्ट्रॉन में, किस सब सेल के सब सेल में इलेक्ट्रॉन बाद में प्रवेश करेंगे। अर्थात अगर आपको सब सेलों में इलेक्ट्रॉन, भिन्न भिन्न सेल के सब सेलों में, भिन्न भिन्न सेल के सब सेलों में इलेक्ट्रॉन के क्रमिक प्रवेश को जानना है, तो आपको जानना पड़ेगा किसके बारे में? और ऑफबाउ का पूरा प्रिंसिपल, ऑफबाउ का पूरा प्रिंसिपल केवल दो शर्तों पर आधारित है। दो शर्त यह है कि जिस सेल के सब सेल का n+1 का मान कम होगा, n+1 का मान कम होगा, उस सब सेल में इलेक्ट्रॉन पहले, जहां n कक्षा की संख्या है, n कक्षा की संख्या है। क्लियर हो गया? जिस सब सेल के लिए n+1, अब देखिए सब सेल सेल के भीतर रहते हैं और सेल की संख्या को किस में इंडिकेट करते हैं? तो जिस सब सेल के लिए n+1 का मान कम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करता है, और जब दो सब सेल का n+1 का मान बराबर हो जाए तो उस सब सेल में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा जिसके n का मान क्या है? कम है। क्लियर बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ऑफबाउ प्रिंसिपल कितने रूल पर आधारित है?
दो रूल पर आधारित है और दोनों रूल को आप पढ़िए तो एक बार पढ़ करके अभी तुरंत याद कर लीजिए। समझ में न आ रहा है क्या? नहीं, काहे नहीं समझ में आएगा? जो एक दो पॉइंट नहीं भी समझेंगे तो क्वेश्चन करते वक्त तो सब कुछ क्लियर कर लेंगे। क्लियर हो गया ना? तो जिस सबसेल के लिए n+1 का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा। जब दो सबसेल के लिए n+1 का मान बराबर हो जाएगा तो उस सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा जिसका n का मान क्या होगा? कम होगा। यह रूल है। रूल को समझना क्या है? रूल को याद करना है कि ना है? तो ये अफबाऊ का रूल है, लेकिन अफबाऊ के इन दो रूल के आधार पर किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा किस में बाद जाएगा, इसको एक ट्रिक के मदद से याद रख सकते हैं। एक ट्रिक के मदद से याद रख सकते हैं। तो रूल तो आप समझ ही गए हैं। अब इस रूल के अनुसार हम फॉलो करते जाए, हर सबसेल का n+1 का मान निकाले और n का मान निकाले, तब जाकर अगर हम तय करें कि किस सबसेल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा किस में बाद में जाएगा, तो थोड़ा ये प्रक्रिया बहुत विस्तार हो जाएगा। इसलिए अफबाऊ के नियम के रूल जो हैं सो हैं, लेकिन अफबाऊ के रूल को एक ट्रिक के आधार पर आसानी से याद रखा जा सकता है। लेकिन कैसे, वो तो नोट में दिया हुआ है, फिर भी हम बता रहे हैं। आइए देखिए दोस्तों कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है। पहला सेल में कितने सबसेल? एक। ये सेल का संख्या है 1 क्या है और S सबसेल है। तो पहला सेल में कितने सबसेल? एक। और पहला सेल में एक से ज्यादा सबसेल हो नहीं सकते, तो 1s का मतलब K सेल का S सबसेल। दूसरा 2s और 2p। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दूसरा कक्षा का S सबसेल और दूसरा कक्षा का P सबसेल, और दूसरा कक्षा में P से ज्यादा सबसेल, दूसरा कक्षा में 2 से ज्यादा सबसेल हो ही। क्लियर? अब हम लिख दिए 3s 3p और इसका मतलब हुआ तीसरा कक्षा का S सबसेल, तीसरा कक्षा का P सबसेल, तीसरा कक्षा का D सबसेल, और तीसरा कक्षा में 3 से ज्यादा सबसेल हो ही नहीं सकते। अब लिख दिए 4s 4p 4t और सबसेल अब 4 में fb होगा। वेरी गुड। चौथा कक्षा में 4 से ज्यादा सबसेल 5s 5p 5d और 5 सबसेल fa तक होता है। तो पांचवा कक्षा में f से आगे जाएगा नहीं, सबसेल की समाप्ति f तक। उसके बाद 6x 6p 6d। अच्छा 6f लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 7s 7p 7d। तो अफबाऊ के प्रिंसिपल को आसान तरीके से याद रखने के लिए कुछ इस तरह हम लिख लेंगे, कुछ इस तरह लिख लेंगे, मतलब इसी तरह ही लिखेंगे।
अब नोट में जो है वो टाइपिंग मटेरियल है, आपको याद रखने के लिए कुछ इस तरह लिखना पड़ेगा। अब ये सब जो लिखे हैं इस बात को आप समझ रहे ना, जैसे 1S का मतलब हुआ पहला कक्षा का एस सबसेल, और पहला कक्षा में केवल एस ही हो सकते, दूसरा हो ही नहीं सकते, इसलिए हम आगे नहीं लिखे। 2S का मतलब दूसरा कक्षा का एस, 2 का मतलब दूसरा कक्षा का पी, इससे ज्यादा इसमें सबसेल हो ही। तीसरा में एसपीडी, चौथा में एसपीडीएफ, ये पांचवा कक्षा, छठा कक्षा। और अब आपबाऊ प्रिंसिपल के अनुसार हम सारे सबसेल को लिख डाले। अब किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा, तो 1S में पहले जाएगा, अब फिर 2S में जाएगा, फिर 2P में जाएगा, फिर 3P, और उसके बाद 3D 4P, उसके बाद 4D 5S, उसके बाद 4F 7S। क्लियर हो गया ना? तो पहले इलेक्ट्रॉन 1 के एस में जाएगा, उसके बाद 2 के, और उसके बाद 2 के, फिर 3 के, फिर 3 के, फिर 4 के, फिर 3 के, फिर 4 के, फिर 5 के, फिर 4 के, फिर 5 के, फिर 6 के। इसी तरह आपबाऊ प्रिंसिपल के अंतर्गत सेल के सब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते जाएं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बात को समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है? इस ट्रिक को वैसे नोट में जो दिया हुआ है वो भी आप समझ लिए हैं, इसको भी आप दिया हुआ है, इसको समझ लें। क्लियर? एक बार अपना से बनाइए तो अफवाह के ट्रिक को, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि कभी कभी बनाने में भूल हो जाती है। इसको हटा दें। एक बार ऑनलाइन वाले भी अफवाह प्रिंसिपल को अच्छा नहीं समझे तो एक बार फिर से बना रहे हैं। किताबी भाषा पढ़ाते हैं। किताबी भाषा मतलब किताब में जो भाषा है, तो किताबी भाषा पढ़ाते तो अच्छी बात है जी। किताब में एकदम सटीक भाषा लिखा होता है, इससे भाषा में भी आपका सुधार होगा। क्या बाद में बीपीएससी मेंस लिखिएगा तो उसमें काफी ज्यादा सहूलियत होगी आपकी। बना? एक बार फिर से देखिए। पहला कक्षा में केवल एक उपकक्षा हो सकते हैं, दूसरा में 2, तीसरा में 3 SP D, और चौथा में फोर F, पांचवा में
5s और f से ज्यादा सबसेल नहीं हो सकते हैं। 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d और 7f। क्लियर हुआ? अब सबसे अपवाऊ प्रिंसिपल का रूल तो दो ही है, अपवाऊ प्रिंसिपल का रूल दो ही है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1 के s में, उसके बाद 2 के, उसके बाद 2 के p 3 के, उसके बाद 3 का p 4 के s में, उसके बाद 3 का d 4 का p 5 का, फिर 4d 5p 6, फिर 4s 5d 6p 7s। तो सबसेल में, सेल के सबसेल में इलेक्ट्रॉन का क्रमिक प्रवेश अर्थात एक एक करके प्रवेश अपवाऊ रूल के अनुसार होता है। और अपवाऊ रूल के अनुसार किस सेल के सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, किस सेल के सबसेल में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, इसको आसान से स्ट्रिक के आधार पर हम लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अपवाऊ प्रिंसिपल का जो हम ट्रिकों के माध्यम से याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है? ये बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा? कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ध्यान दीजिए कि अपवाऊ प्रिंसिपल के आधार पर हम एक बहुत ही बेहतरीन इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को समझ सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो एकदम अपवाऊ प्रिंसिपल को अगर आप देख लिए हैं तो आसान हो जाएगा आपके लिए। अगला जो टॉपिक है वो आपको समझना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो आप इससे पहले इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण व्यवस्था को समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के सेल के भीतर के सबसेल के भीतर के ऑर्बिटल और उस ऑर्बिटल में क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन के सेल और सबसेल की व्यवस्था को दिखलाना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से यह दर्शाया जाता है कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अथवा किस सेल के सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो किसी भी तत्व के परमाणु के सेल एवं सबसेल में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था बतलाने की प्रक्रिया को ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के सेल एवं सबसेल में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को जिस प्रक्रिया के द्वारा बतलाते हैं उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम कई साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे सबसे पहले आप पढ़े थे कि बोर बड़ी स्कीम के तहत हम इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को बतला सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को हम क्वांटम नंबर के जरिए बतला सकते हैं। लेकिन किसी भी तत्व के परमाणु के सेल और सबसेल में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था बतलाने का सबसे सटीक और आसान तरीका है अपवाऊ प्रिंसिपल। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का सबसे प्रचलित और आसान तरीका है कि हम उसे किस आधार पर लिखें? अपवाऊ प्रिंसिपल पर आधार पर लिखे। तो अगर इस अपवाऊ प्रिंसिपल को आप समझ गए हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से समझ सकते हैं। अर्थात सेल और सबसेल में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को आसानी से बता सकते हैं।
कैसे? तो इसमें कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ लेते हैं। अब जैसे अब अपवाऊ प्रिंसिपल समझ गए ना? हैं? एक बार फिर से देख लीजिए। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6x 6p 6d और 6f 7s 7p 7d और 7f। इस तरह लिख लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पहले 1 के s में, 2 के s में, 3 के 2 के p 3 के 3 का p 4 के। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन का क्रमिक प्रवेश कैसे हुआ अपवाऊ प्रिंसिपल के आधार पर ये देख लिए। अब इसी आधार पर आसानी से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते। कैसे? तो आप ये तो जानते हैं कि एस सबसेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी सबसेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी सबसेल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ सबसेल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? कुछ हुआ क्या? देखिए सिर पीट लिए, हमको लगा बहुत कुछ हो गया। आइए दोस्तों, सबसे पहले इसको यही सामने लिखते हैं ताकि दिखने में आसानी हो और आसानी से आप समझ सके। जैसे पोटेशियम का परमाणु संख्या 19, तो पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है, तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा? यहां भूल हैं जी, पोटेशियम में प्रोटॉन 19 होगा। जितना परमाणु संख्या उतना ही, जितना प्रोटॉन उतना ही। तो पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? कितना? 19। 19। अब ध्यान दीजिए, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा? 1 के s में। और s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 से ज्यादा रहते हैं नहीं, तो 1 के s में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। उसके बाद किस में जाएगा? 2 के s में, 2 के s में, 2 के s में। और 2 के s में कितना इलेक्ट्रॉन गया? 2, क्योंकि s में कितना जा सकता है? 2 के s के बाद किस में जाएगा? 2 के p में। p में अधिकतम 6 से ज्यादा p में रह सकते हैं नहीं। फिर 3 के s, 2 10, 3 के s में कितना जाएगा? तो कितना इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुका है? 2 4 10 12। 3 के s के बाद 12 6, 3p के बाद 4s का 1। हो गया इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था। तो इस इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था में ये बता रहा है कि पहला सेल के s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा सेल के s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा सेल के p सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा सेल के s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा सेल के p सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, चौथा सेल के s सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं केवल सेल के आधार पर। पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। और दूसरा में, दूसरा के s में 2 है, दूसरा के p में, तो दूसरा में टोटल 6 2 8। तीसरा में कितना है? तीसरा के s में 2 और तीसरा के p में 6, तो तीसरा में टोटल, और चौथा में, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यह हुआ केवल सेल को दर्शाना।
जब इस तरह लिख रहे हैं तो हम केवल सेल को दर्शा रहे हैं, जैसे के में 2 है, एल में 8 है, एम में 8 है, एन में 1 है। और ये सेल सब सेल दोनों को दर्शाना, ये हुआ केवल सेल को दर्शाना। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? समझ गए? ये है सेल सब सेल दोनों और ये है केवल। और इस सब सेल को इनर्ट गैस के आधार पर भी लिख सकते हैं, लेकिन इनर्ट गैस पर उतना प्रचलित नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आपबाउ प्रिंसिपल के आधार पर हम कैसे लिखेंगे? क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे जब हम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो पोटेशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अंतिम कक्षा के बाद रेस्ट जो कक्षा बच जाता है उसे कोर इलेक्ट्रॉन का। तो कोर इलेक्ट्रॉन 8 2 10 8। तो पोटेशियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिएगा तो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा से पहले का सारा इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और कोर इलेक्ट्रॉन 8 2 10 8। क्लियर हो गया? अब आइए आप लिखिए तो, अगर समझ गए हैं तो। लोहा का 26 होता है, लिखिए। चलनंदन कुमार, पम्मी कुमारी, इंद्रजीत यादव, नंदन कुमार। कई ऑनलाइन वाले दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आपबाउ सिद्धांत के आधार पर लिखे, आप लोग भी लोहा का लिखिए। इधर देख, इधर इधर उसका क्या देख रहे हैं? अपने से लिखिएगा सब। हो गया? एक लड़का करे लिखा कर पढ़ाए, वैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है। लिखा कर क्या करना है? लिखना है तो हमारे नोट से ही लिखिए ना, बहुत चीज है उसमें। आइए दोस्तों, लोहा का 26, एस में पहले इलेक्ट्रॉन 1 के एस में जाएगा सबसे पहले, और एस में 2, फिर किस में जाएगा? 2 के, फिर किस में जाएगा? फिर किस में जाएगा? एस में, फिर किस में? 3p, फिर किस में? 3d6। अब देखिए 1s2 2s2 2p 2 4 10 तो 12 6 18 2 20 6। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर थोड़ा आपबाउ के नियम में परिवर्तन होता है। लोहा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपबाउ के नियम पर हम लिख लिए, लेकिन ध्यान दीजिए कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो सब सेल या तो पूरा भरा होना चाहिए या आधा, या तो पूरा भरा होना चाहिए या आधा। आप देखिए डी ना तो पूरा भरा हुआ है ना आधा भरा हुआ है। 3 का जो डी है, तीसरा सेल का जो डी सब सेल है, इसमें पूरा भरा रहता तो 10 रहता, आधा भरा रहता तो 5। लेकिन डी सब सेल में ना तो 10 है ना ही 5, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही नहीं है। यानी आपबाउ के नियम के कुछ अपवाद हैं, अपबाउ के नियम के कुछ, और इस अपवाद को आसानी से कैसे दूर कर सकते हैं?
तो आप ध्यान दीजिए कि सब सेल या तो पूरी भरी होनी चाहिए या, तो हम क्या करेंगे कि 3 के डी में इलेक्ट्रॉन को 6 से घटाकर 5 कर देते हैं। लेकिन अब अगला कक्षा कौन है 3 के डी? अच्छा 4p में नहीं जाएगा, 4s में 2 भर गया है, 3d में 4s में 2, 3d में, अच्छा ये 6 सही है दोस्तों। है क्या कि लोहा, अब यहां पर एक देखिए कि कॉपर के साथ आप बाबू सिद्धांत, लोहा आपका क्या है? ट्रांजिशनल एलिमेंट। ट्रांजिशनल एलिमेंट की विशेषता है कि डी सबसेल पूरी तरह से भरे। ये वाला सही है, ये वाला सही है, क्योंकि अगर इसमें हम 5 इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन की क्षमता अगले सेल में लेने की 3 के बाद तो चौथा सेल में क्या है? एस सब सेल है, चौथा सेल में क्या है? और एस में पूरा क्या है? तो इसका डी ही रहेगा, डी में छो ही रहेगा। और ये संक्रमण तत्व है, ये भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न वैलेंसी को दर्शाते हैं। लेकिन अगर 4 में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता तो इसके 6 के 1 इलेक्ट्रॉन को निकालकर हम कहां डाल देते? चौथा सेल में डाल देते। अब आइए दोस्तों इसका लिखिए तो सेल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 102, 8, 814 और कितना 2। तो इस तरह से ये हो गया, 18 कर भी नहीं सकते हैं, तो यही इसका क्या हो गया? अफबाउ प्रिंसिपल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन आप अफबाउ के अपवाद को समझने के लिए एक बार कॉपर का लिखिए। कॉपर का परमाणु संख्या 29, तो इलेक्ट्रॉन कितना 29 होता है। इसका लिखिए तो ओ अच्छा, लोहा का तो हो ही गया, 26 तक सेटिंग मारिए दिए थे। वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 4s2, और सॉरी अच्छा 4 पहले लिख लेते हैं आप बाबा ऊपर, 4s2, उसके बाद 3d में कितना जाएगा? 9, तो 2 2 4, 10 2 12 6 18 2 20 9 29। आपको क्या बोले थे कि संक्रमण तत्व में इलेक्ट्रॉन में डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरे नहीं होते, और कॉपर भी संक्रमण तत्व है। अब देखिए कि डी में 9 है, तो हम यहां पर डी को एक क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, और अगला सेल चौथा में एक को क्या करेंगे? इससे क्या होगा कि डी पूरा भर गया और एस आधा भर गया। सब सेल या तो पूरा भरा होना चाहिए या आधा भरा होना चाहिए। तो अफबाऊ जो है ना कहीं कहीं पर अपवाद देता है, और अपवाद को आसानी से दूर कर सकते हैं कि सब सेल या तो पूरा भरा होना चाहिए या, अब इसको लिखिए तो सेल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला में कितना, दूसरा में 8, तीसरा में 18, और चौथा में 1। अब कॉपर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? कोर इलेक्ट्रॉन 28, कोर इलेक्ट्रॉन 28। तो हम अफबाऊ प्रिंसिपल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इनर्ट गैस के आधार पर लिखा जाता है। इनर्ट गैस को लिख दीजिए, जैसे कि हम कॉपर है तो कॉपर में अगर 18 के जगह ऑर्गन सेट कर देंगे तो ऑर्गन 18 इलेक्ट्रॉन को मैनेज कर लेगा, रेस्ट जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको इस आधार पर हम सजा देंगे।
लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का जो सबसे प्रचलित तरीका है वो अफबाऊ प्रिंसिपल है। अफबाऊ प्रिंसिपल लिखकर ही आप सेल के आधार पर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, और आप इनर्ट गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो भी पहले अफबाऊ को फॉलो करके आपको यह लिखना पड़ेगा, तब आप इनर्ट गैस को कहीं पर लगा करके उस इलेक्ट्रॉन को कम करके आगे की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाना पड़ेगा। क्लियर? एल्युमिनियम का लिखिए तो अच्छा, संक्रमण का मतलब ट्रांजिशनल एलिमेंट होता है। राकेश कुमार, पी में 6 कैसे होगा? अच्छा, लोहा के संदर्भ में बात कर रहे हैं। लिखे 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s 3p1 3p1। अब देखिए पी में या तो कितनी होनी चाहिए, पी में कितनी होनी चाहिए? 6 अथवा 3, लेकिन यहां पर यही व्यवस्था सही, यहां पर यही व्यवस्था एल्युमिनियम के संदर्भ में क्या है? सही है। अब ध्यान दीजिए कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्षा में, तीसरा कक्षा में, तीसरा कक्षा के एस में 2, पी में 1 ही है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है और कोर इलेक्ट्रॉन 10। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके आधार पर कैसे लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं ना? संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ थोड़ा भिन्न हो जाता है दोस्तों। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो संयोजी और कोर इलेक्ट्रॉन तो हो ही गया। अब बताइए, ऑनलाइन वाला बोल रहा है नहीं समझ रहे हैं। अब क्या नहीं समझ रहे हैं? तो आइए मिलिए, अगले क्लास में क्वेश्चन करवा देते हैं। अच्छा, आप बोलिए, आप लोग क्या समझ में नहीं आ रहा है? आयोडीन का कैसे लिखेंगे? आयोडीन का परमाणु संख्या कितना होता है? आयोडीन का बस फॉलो करिए, इसका लिख रहेगा। बोलिए ऑनलाइन वाले, बोलिए, आप ही लोग का समस्या देख रहे हैं। इनर्ट गैस का एक एग्जाम्पल बताइए। जैसे हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? नियोन का 10। ध्यान दीजिए, नियोन का। तो अगर एल्युमिनियम का इनर्ट गैस के आधार पर लिखेंगे तो हम एक लिख दिए क्या? नियोन। 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 3s2 3p1, ये क्या हो गया? इनर्ट गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो नियोन 10, 2 12, 1 13। तो इनर्ट गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए भी पहले अफबाऊ को फॉलो करना पड़ेगा, और फिर नजदीक वाले इनर्ट गैस को लगाकर उतना इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा?
कम करना पड़ेगा। तो इनर्ट गैस के आधार पर जो हम लिखते हैं, हम तो इनर्ट गैस को लगा देते हैं, इनर्ट गैस नियॉन लगा दिए तो कितना इलेक्ट्रॉन खप गया 10, तो 2 2 4, अच्छे इतना को अब हटा दीजिए, उसके बाद सिर्फ 3s2 3p1 लिख दिए, ये इनर्ट गैस के आधार पर हो गया। और बोलिए दोस्तों, जाके आप लोग एक बार खुद से सारे प्रश्नों को बनाइएगा, फिर अगले क्लास में एक एक करके कर लेंगे। कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? अरे अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा तीसरा है, और तीसरा कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी है, और संयोजी से पहले 10 इलेक्ट्रॉन है, वो कोर इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में एक ही कक्षा है, वही उसका बाहरी कक्षा है, तो हाइड्रोजन में कोर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वह वैलेंस ही हो जाएगा, और एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन में, तो वह उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है।